नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं पुरुषोत्तम वैष्णव और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। न्यूज एंड व्यूज, जिसका मतलब आपसे है, आपके सवालों से है और आपके नजरिए से है। न्यूज तो बहुत होती है, लेकिन हम रखते हैं उन पर व्यूज और मांगते हैं जिम्मेदार लोगों से जवाब। आज भी बात होगी प्राइवेट स्कूलों की उस साजिश की, जिसके तहत गरीब बच्चों के पढ़ाई के अधिकार पर वो कैंची चला रहे हैं। बिजनेस अब बन चुके ये स्कूल। अब स्कूलों के अंदर गरीब बच्चों को ये कहकर के एडमिशन नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ एडमिशन ही बंद है, केवल 20% लिए जा रहे हैं। इन्होंने आरटी को भी बोना बना दिया है। इसके अलावा, खबर के अलावा, हम बेंगलुरु में होने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें जानने की कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में पार्टी किस एजेंडे पर काम करेगी और कैसे दक्षिण और बिहार का जो एजेंडा है चुनाव जीतने का, उसको पूरा करेगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जुगलबंदी में कौन कौन से नए मुकाम हासिल करने, उस पर भी चर्चा होने वाली है। और साथ ही हम न्यूज एंड व्यूज में चर्चा करेंगे कि बदजुबानी की वजह से बीजेपी की परेशानी बने बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत उन तमाम नेताओं की जो बयान देते वक्त सम्मान की लकीर को लांघकर अपमान का बाउंड्री खड़ा कर देते हैं। और इन सबसे अलग बात होगी उन खिलाड़ियों की भी जो तिकड़म और जरूरत के खेल तो नहीं जीत सकते, पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश और प्रदेश का परचम लहरा दिया करते हैं। हर खबर की गहराई से पड़ताल करेंगे और इस पर बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे संपादक और चैनल हेड पुरुषोत्तम वैष्णव। साथ ही जुड़ेगा बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पैनल। जानेंगे हर न्यूज पर उनके व्यूज। न्यूज एंड व्यूज में आज बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, तय होगा बीजेपी का नया एजेंडा। गिरिराज के ओछे बोल, संसद में बीजेपी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। खिलाड़ियों के भविष्य से कौन कर रहा खिलवाड़, सरकार क्यों कर रही है अनदेखी। लेकिन न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 1, दाखिले का गोरख धंधा। प्राइवेट स्कूलों ने आरटीई को दिखाया ठेंगा, सरकार कराएगी जांच। डिबेट नंबर 1, दाखिले का गोरख धंधा। गरीबी पर जुमले, किस्से, कहानियां बहुत हम सुनते हैं। आप हम लगातार कहीं ना कहीं जहां भी होते हैं इस पर बात जरूर होती है। सियासत में भी बहुत बात होती है। सरकार की योजनाओं को उठा लीजिए, गरीबी के नाम पर इतनी मिल जाएंगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन गरीबी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन है गरीबों का दुश्मन, क्योंकि स्कूलों में आरटीई के तहत 25% रिजर्व सीट पर प्राइवेट स्कूल एडमिशन देने को बिल्कुल तैयार नहीं। बात केवल गरीबों की दुश्मन नहीं, जो गरीबों का भविष्य है, शिक्षा के माध्यम से एक आस बनी थी कि आरटीई है, आरटीई के माध्यम से उनके बच्चे भी अच्छी स्कूलों में पढ़ पाएंगे। अब उसके अंदर भी नए नए जो है फितरे गढ़े जा रहे हैं, किस तरीके से इससे बचा जाए। आइए एक पैकेज देखते हैं, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या नया षड्यंत्र बुला है निजी स्कूलों ने। एक पैकेज। गरीबों के हक का एक कानून और अमीर स्कूलों की अकड़, बीच में फंसा बच्चों का भविष्य। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाले इन स्कूलों के दिल गरीबों से भी तंग हैं। समाजवाद के जिस सिद्धांत को सरकार ने आरटीई के जरिए लागू करने की कोशिश की, उसे अकल के जरिए तमाम बड़े स्कूलों ने धत्ता बता दिया। खेल ये किया कि एंट्री लेवल में 80% तक सीटों में कटौती कर डाली। बड़े स्कूलों का बड़ा खेल, एडमिशन में गरीब बच्चों का पत्ता साफ। 180-190 स्टूडेंट्स की जगह महज 10-20 छात्रों को जगह। मामला मीडिया में आया तो सरकार चौकन्नी हुई। अब उसने पिछले 3 सालों के एडमिशन की जांच कराने का फैसला लिया है। इस पूरे खेल का खुलासा पहले चरण के एडमिशन के लिए निकाली गई लॉटरी के बाद हुआ। कुछ शिकायतें पिछले दिनों जरूर प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने आरटी में जो एक नियम है कि आपको लोएस्ट क्लास का ही आप 1/4 का एडमिशन देंगे, तो उन्होंने कोई नई लोअर क्लास खोल दी है, जिसके कारण से उसमें संख्या कम बताई जा रही है। ऐसे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो इन शिकायतों की मैं अपने स्तर पर जांच करवाऊंगा और यदि कहीं कोई गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से हम एक्शन लेंगे। इस पूरे मामले में आरटीई सेल के असिस्टेंट डायरेक्टर ने साफ किया है कि विभाग इन मामलों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे सभी स्कूलों की जांच की जाएगी जिन्होंने नियम तोड़े हैं। पहले चरण में 27,000 सीटों पर एडमिशन, 2,000 स्कूलों के लिए निकली लॉटरी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दूसरा और आखिरी चरण, 31,500 प्राइवेट स्कूलों की 2 लाख सीटों पर होगा एडमिशन।
हकीकत यह है कि स्कूलों की फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों ने मोर्चा खोल रखा है। वो सरकार पर सियासत और सितम का आरोप लगा रहे हैं, पर गरीब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिलों के दरवाजे नहीं खोल पा रहे ताकि उन्हें एंट्री मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शिक्षा के अधिकार के साथ गरीब के बच्चे ने भी सोचा कि वो बड़ी स्कूल में पढ़ेगा। वो बड़ी स्कूल जिसके गेट पर कभी खड़ा होकर के वो सपना देखा करता था, सुंदर बच्चे, टाई लगाए हुए बच्चे, खूबसूरत बिल्डिंग, कभी मैं भी पढ़ूंगा। सरकार ने अच्छी कोशिश करी, शिक्षा का अधिकार लागू किया और सरकार निजी स्कूलों को बाध्य किया कि वो गरीबों के बच्चों को 25% उसके अंदर वो आरक्षण दे, उनका प्रवेश सुनिश्चित करे। लेकिन अब नया जुगाड़ ढूंढ लिया। फीस के लिए तो अभिभावक लड़ ही रहे थे कि किस तरीके से फीस कम हो, और उसके बीच में से रास्ता निकाल करके अब गरीब के हक पर भी ये लोग हाथ मार रहे हैं। हम पहली खबर ये ले रहे हैं, पहली न्यूज ये है। आइए इस पर हम लोग व्यूज जानेंगे। व्यूज के लिए मेरे साथ में 5 खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले होंगे मुकेश दाधीच, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ हैं गिरिराज गर्ग साहब, जो कि प्रदेश महासचिव है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ एसपी मित्तल साहब हैं, अजमेर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे। उसके अलावा मेरे साथ हैं अनिल शर्मा जी, जो कि शिक्षा परिवार के मंत्री हैं, जो कि निजी स्कूलें संचालित करते हैं, उस संगठन से आते हैं। सवाल आज उन्हीं से हैं। उसके अलावा मेरे साथ दिनेश कांवड़ साहब भी जुड़ेंगे, जो कि अध्यक्ष हैं वेलफेयर स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है उसके। सबसे पहला सवाल मैं अनिल शर्मा जी से लूंगा। अनिल शर्मा जी, आप लोग अभी तक तो जो फीस निर्धारण कमेटी थी उससे लड़ रहे थे कि साहब फीसें हमारी बढ़ाने दीजिए, हमारी फीसें कम मत करिए। अब वहां तो आप लोगों ने अपना जुगाड़ बना लिया। अब ये जो गरीब के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत एडमिशन मिल रहा था, उसमें भी आप लोगों ने बाई मीडिया ढूंढ लिया किस तरीके से इस अधिकार को कम किया जाए, किस तरीके से इस अधिकार में कटौती की जाए। सबसे पहले तो मैं जी मुरुद्रा को धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे ज्वलंत मुद्दे उठाती है। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मुझे अगर किसी स्पेसिफिक स्कूल का आप नाम लें तो शायद मैं ज्यादा बेटर तरीके से बता सकूं, लेकिन कॉमन जो सीटों की प्रॉब्लम आई है उसके पीछे मैं आपको कुछ कॉमन कारण बताना चाहूंगा। हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ही गलत है। एडमिशन का जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने निकाला है, जो फार्मूला निकाला है, उसमें बाकायदा दोष है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले वो जो आपका डोनेशन का फार्मूला था वो ज्यादा अच्छा था क्या? पहले ज्यादा एडमिशन, जो डोनेशन का फार्मूला था बड़ी स्कूलों में, मैं आपकी छोटी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं सो कॉल्ड बड़ी स्कूलों की बात कर रहा हूं, जिसमें डोनेशन के फार्मूले से एडमिशन हुआ करते थे या मंत्री और बड़े अधिकारियों की सिफारिश पे एडमिशन हुआ करते थे। वो फार्मूला तो ठीक नहीं था ना। और बात फार्मूले की छोड़िए, बात तो कोटे की है, गरीब के कोटे की, जिसका के भुगतान किया जाता है आपको। नहीं, देखिए दो चीज है यहाँ पर ध्यान देने की बात है। और बड़े अधिकारियों की सिफारिश पे एडमिशन हुआ करते थे, वो फार्मूला तो ठीक नहीं था ना। और बात फार्मूले की छोड़िए, बात तो कोटे की है, गरीब के कोटे की, जिसका के भुगतान किया जाता है आपको। नहीं, देखिए दो चीज है यहाँ पर ध्यान देने की बात है। हम आरटी के एडमिशन की बात कर रहे हैं। आरटी के एडमिशन में जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी एडमिशन नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जो 75% सीटें जब तक नहीं बने आप 25 पे एडमिशन नहीं देंगे। किसका दोष है बताइए मुझे आप। अगर 75 नहीं भरती है और 25 का एडमिशन हमने दे दिया तो उसका फीस पुनर्भरण गवर्नमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट ने इतनी राइडर्स लगा दिए हैं, खुद कानून। साहब आपने तो आप तो पूरी 20% सीटें बता रहे हो। कम होंगे तो एडमिशन खूब होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए 20 बताई गई है, 25 पूरी नहीं हो पाती है। आप लोगों ने तो अगर हमने 25 का सीटें हमारे पास 20% है। आपने तो खेल ये कर दिया कि 20 सीटें क्यों है, मैं कारण केवल बता रहा हूं ना, आप मुझे मौका देंगे तो। अरे सर 20 क्यों है, मैं कारण बता रहा हूं आपको। 20 इसलिए है कि 75% सीटों में अगर हम बच्चे नहीं भरते हैं, प्राइवेट बच्चे, जो अदर बच्चे, अगर देखिए दो चीज होता है, जैसे फार्मूले में होता है 75% सीट हमें आउट से लेनी पड़ती है और 25 देती है गवर्नमेंट। अगर हमने 25 के एडमिशन दे दिए, जैसे मेरे स्कूल में मान लीजिए 100 सीट है और मैं 25 बच्चों को आरटी में एडमिशन दे देता हूं, और अगर मेरे बाकी 75 बच्चे एडमिशन नहीं होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर 70 बच्चे या 60 बच्चे एडमिशन होते हैं तो उन 60 बच्चों के हिसाब से 20 बच्चों का पुनर्भरण करेगी। तो बताइए 5 का पैसा कौन दे? इसलिए हमने पहले ही ऑप्शन लेके चलते हैं। गवर्नमेंट का दोष है, गवर्नमेंट को क्यों राइडर लगाने की जरूरत पड़ गई? अगर हम पढ़ाना चाह रहे हैं 25%, 30% पढ़ाने दीजिए ना। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, अभिभावक गरीब नहीं है यहाँ अभिभावक कानून ने सरकार को बनाया है। सरकार पैसा देने में आनाकानी करती है। जब अभिभावक पैसा नहीं देगा तो प्राइवेट स्कूल कहां से पढ़ाएगा, मुझे बताइए आप।
इसलिए दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है। सरकार तो पैसा दे रही है, आपने तो सीटें खत्म कर दी। चलिए मेरे साथ दिनेश कांवड़ साहब जुड़ गए हैं, जो कि नहीं दे रही है स्टूडेंट के पेरेंट्स का जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष है। मैं एक बार दिनेश कांवड़ साहब को जोड़ता हूं। कांवड़ साहब, फीस की लड़ाई लड़ रहे थे, अब गरीब के एडमिशन की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, क्या है ये पूरा खेल? बिल्कुल, ये लड़ाई हम प्रारंभ से ही लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं आरटी जब लागू हुई तो मन में एक उम्मीद जगी कि अब गरीब बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेगा। लेकिन जब से कानून बना था तब से निजी स्कूल वाले तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे कि किस तरह इस आरटीआई के नियम को धत्ता बताया जाए, किस तरह गरीबों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने से रोका जाए। इसके लिए कई स्कूलों में अलग से सेक्शन खोल दिए गए, कई स्कूलों में वेरिफिकेशन के नाम से उनको रोक दिया गया। और जो आज का जो मुद्दा है जिसमें कि नए सेक्शन खोल के प्रेप या केजी नर्सरी स्कूल खोल के उसमें 10 बच्चों की सीट दिखा के 3 का प्रवेश देके तीसरी करने वाली है, ये पिछले 2 साल से घटना चल रही है। हम तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो पहले स्टैंडर्ड से, प्रथम क्लास से और उससे नीचे की सभी क्लासों में ये आरटी के जो बच्चे उनका प्रवेश निश्चित किया जाए। कई स्कूलों में पहली क्लास में तो 300 की संख्या में बच्चे ले रहे हैं, लेकिन नर्सरी खोलकर उसमें 20 बच्चे लेके 6 को प्रवेश देके वो अपना काम पूरा कर लेते हैं। साथ ही मैं अनिल शर्मा जी की इनकी बात का भी समर्थन करूंगा कि कहीं न कहीं अधिकारियों की जो अकर्मण्यता है वो इस पूरे घटनाक्रम में साफ नजर आती है। काफी स्कूलों का अभी तक भी आरटी का पैसा अधिकारी को तो अकर्मण्यता है साहब कि इनको ये खेल करने का मौका मिल रहा है। किस तरीके से इन्होंने नियमों के साथ खेल किया कि एडमिशन ऊपर खोलेंगे, नीचे केवल 20 सीटें दिखाएंगे जिससे कि गरीब का बच्चा आ नहीं पाए, बाकी जो डोनेशन का रास्ता वो खुलता रहे। अभिभावक भी हैं और करीब से देखते हैं इन सारे खेल को। मित्तल साहब, क्या खेल है ये? कैसे मतलब सरकार कानून बना दे, उसके अंदर भी ये लोग पंचर करके और रास्ता निकाल लेते हैं। परसोत्तम जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये जो आरटी कानून है ये जो देश की मिशनरी स्कूल है उन पे लागू नहीं होता है। आपको ध्यान होगा कि जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार बिल्कुल माइनॉरिटी संस्थान पे लागू नहीं हुआ आरटी कानून। ये मामला लंबित है, अभी कोर्ट में लंबित है। मिशनरी स्कूल कोई लागू नहीं होगा, जबकि ये माइनॉरिटी की ये लागू होना चाहिए था, ये उन पर लागू होना चाहिए था। अब रहा सवाल ये कि जो निजी बिल्कुल हाँ, और अब ये आता है कि जो आरटी जो कानून है उसके तहत जो प्रवेश के लिए जो प्रक्रिया जो जितना भी आया कि सरकार ने कटौती ये कर दी वो कर दी, ये अपनी जगह है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी इस समय समस्या है कि कई स्कूलों के अंदर जो आरटी कानून के तहत प्रवेश दिए गए वहां भेदभाव कर रहे हैं, वहां उन बच्चों की क्लास अलग लगा रहे हैं या क्लास के अंदर उनको अलग बिठा रहे हैं। ये साबित करने के लिए ये गरीब बच्चे ये फीस नहीं दे सकते, इनकी फीस सरकार देती है, और जो पैसे वालों के बच्चे उनको अलग बिठा रहे हैं, उनको अलग से सीट दी जा रही है। एक सबसे बड़ा जो ये कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, एक तो ये कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये दूसरा ये जो बात है कि ये एक बार 25% का एडमिशन दे रहे हैं, 20% का एडमिशन दे रहे हैं, कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ड्रेस के नाम पर, उसके साथ में पाठ्य पुस्तकों के नाम पर और दूसरों के नाम पे जिस तरीके से फीस की और दूसरे शुल्कों की कुल मिलाकर के व्यापार बन गया है। स्कूल क्या नाम जो है वो एक बहुत बड़ा व्यापार बन गया है, शिक्षा व्यापार बन गई है। मेरे साथ में मुकेश दादी साहब हैं, भाजपा से आते हैं, वरिष्ठ नेता है, छात्र नेता भी रहे हैं। भाई अब तो आपके शिक्षा मंत्री हैं, आपकी सरकार है, कुछ अंकुश लगाओ इन लोगों पे। गरीब के जो रास्ते जो शिक्षा के अधिकार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी खोल के गई थी, आपके राज में लग रहा है कि बंद हो रहे हैं। नहीं, पुरुषोत्तम जी, मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से मैं आदरणीय दिनेश जी भी इस पे बहस में देखा, मैंने अनिल जी भी बोल रहे थे, तो मुझे भी ध्यान में आता है कि कुछ ऐसे इश्यूज है जिन पे निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आपके चैनल पे आने से पहले मैंने शिक्षा मंत्री से बात की थी कि भाई इस दिशा में सरकार के पास में कहाँ मैटर पेंडिंग है या क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, तो उन्होंने भी, जैसा उन्होंने आपके यहाँ बाइट में भी कहा कि कुछ शिकायतें आई, तो शिकायतें सरकार के पास आई हैं। और मैं दिनेश जी से भी निवेदन करना चाहूंगा और साथ ही अनिल जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मोटे तौर पे मैं भी वर्षों से जो छात्र जीवन में काम किया है कि शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षाविद, ये तीनों लोग मिलकर के जब तक शिक्षा का सर्वांगीण विकास कैसे हो और उनकी हर्डल क्या है, गरीब बच्चों को एडमिशन कैसे मिले, उनको वो सारी सुविधा जो मित्तल साहब कह रहे वो मिले, इन सारे विषयों को लेकर के जब तक आदर्श की बातें हो गई। चलो एक बार में करेंगे, मुझे ब्रेक पे जाना है, उसके पहले मैं गिरिराज गर्ग साहब को जोड़ना चाहूंगा। गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी भी खामोश है गरीब की आवाज पे, कानून आपका लाया हुआ है। फुल प्रूफ नहीं था क्या कानून गिरिराज जी? नहीं,
पुरुषोत्तम जी, कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो देख रही है कि जिन्होंने इतने लंबे लंबे वादे किए थे। सबसे पहले तो मित्तल साहब को मैं अपडेट कर देना चाहता हूं। मित्तल साहब, ये कानून जब आया था, इसमें मिशनरी जो सोसाइटियां हैं जो माइनॉरिटी की है, उनको सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से इससे कानून से बाहर किया गया था। सरकार ने नहीं किया था। आप ये गलत उदाहरण दे रहे हैं। आप अपडेट होइए कि ये सुप्रीम कोर्ट में गई थी संस्थाएं और सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीज दी थी। पहली बात। दूसरी बात, आप इस मामले में लड़ोगे दूसरी क्या? बात ये, इस मामले में कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखेगी क्या? हाँ, निश्चित रूप से आजादी के बाद कांग्रेस ने ही ये पहल की कि गरीब का बच्चा भी उन बड़ी संस्थाओं में पढ़ना चाहिए। ये तो राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार की। चलिए, मुझे ब्रेक पे जाना। ब्रेक पे जाने के पहले मैं एक बार अनिल शर्मा जी को वापस जोड़ूंगा। पढ़ नहीं पा रहा है। अनिल शर्मा जी, ये जो एंट्री लेवल का खेल आप लोगों ने किया है कि एंट्री लेवल को आपने अपग्रेड कर दिया और नीचे के नाम पर 20 सीटें खोल दी, इसको बंद करोगे क्या? बाकी की आपकी पीड़ाएं सारी स्वीकार्य है। इस खेल को तो बंद कराइए बड़ी स्कूलों से। करें। नहीं सर, मैं अपनी मांग के लिए सड़क पर करते हो, गरीब के लिए भी तो बात करिए। सर, मैं ये चाहता हूं, सर गरीब और सब हम साथ ही हैं। जब तक पेरेंट्स हमारे भगवान होते हैं सर, अगर आप उनकी कदर नहीं करेंगे तो हमारी संस्थाएं नहीं चल पाएंगी। मैं ये मान सकता हूं कुछ संस्थाएं गलती कर सकती है, पर सबसे बड़ा मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, न सरकार को दूंगा। हमारा सिस्टम ही गलत है सर। मैं आज यहाँ आने से पहले करीब 2 घंटे से आरटीए अधिनियम का अध्ययन, मतलब सिस्टम गलत है तो आप चोरी करोगे? करेंगे आप देश के। अच्छा चलो, आप तो संस्थाएं चलाते हो, स्कूल, आप शिक्षा परिवार का संगठन चलाते हो। क्या अब आवाज उठाओगे क्या? इस हरकत के खिलाफ आप आवाज उठाओगे क्या? मैं आवाज एंट्री लेवल के नाम पर जो खेल हो रहा है वो बंद होना चाहिए। सर, मैं आवाज उठाऊंगा और मैं एक है। चलिए, धन्यवाद। यही चाहिए था कि आप लोग बोलिए। अब मुझे एक ब्रेक के लिए जाना पड़ेगा। ब्रेक को जाने से पहले मैं अनिल शर्मा जी, आपका और दिनेश कांवड़ साहब दोनों का धन्यवाद दूंगा। अगली जो हमें खबर लेनी है भाजपा से जुड़ी हुई, आप लोगों का धन्यवाद। अनिल शर्मा जी ने आश्वासन दिया कि आवाज उठाएंगे, शायद गरीब की आवाज सुन ली जाए। एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है, बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, तय होगा बीजेपी का नया एजेंडा। समाचार तो सब देवे है, पर मैं खबर देंगा अपनी भाषा में। उठाया जाएगा लोगारा मुद्दा, पूछिया जाएगा आपरा सवाल। सुबह सु शाम तैरा पूरा समाचार, आपने राजस्थान रो पूरो हाल। अपनी भाषा अपनी खबर, रोजीना शाम 6:30 बजे जी राजस्थान न्यूज पे। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। Industry has made good cars, but amongst good cars, what sells is a great car or a great bike. Hyundai has been another fairy tale story in the Indian automotive industry. And the next award for the evening is the luxury hatchback of the year. अब मेरे घर में भी शौचालय है और मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य इसका उपयोग कर रहे हैं। आप शौचालय का उपयोग कब शुरू कर रहे हैं? अपने घर में शौचालय बनवाएं एवं उपयोग में लें। सरकार पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने पर 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देती है। एक कदम स्वच्छता की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। अमूल इनरवेयर, जियो दिनक दिन दा। दूर तक फैला रेगिस्तान, भव्य राजमहल, मजबूत किले और लोक संगीत के रंग एक नए अंदाज में। देखिए शान राजस्थान, शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर।
न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 2। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, तय होगा बीजेपी का नया एजेंडा। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यूज एंड व्यूज जारी है। न्यूज एक इंपॉर्टेंट ये कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को होने वाली है। व्यूज इस पर लेंगे और इस बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी समेत कई नेता बेंगलुरु पहुंचेंगे। बैठक में बीजेपी पार्टी का नया एजेंडा तैयार करने वाली है। बिल्कुल। एक चीज इसमें एजेंडे के अलावा मेरे को जो लगता है, मोदी सरकार को 1 साल होने वाला है, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार से पूछेगी परिणाम क्या लेकर के आए। 1 साल हो गया। उसके अलावा दक्षिण में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उसका एजेंडा भी तय किया जाएगा। बड़ी चुनौती, बंगाल बड़ी चुनौती है। ये सारी चुनौतियों को लेकर भी तैयारी होगी। और फिर अभी खबर आई है 8 अप्रैल को मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो कौन संगठन में रहेगा, कौन नया मंत्री बन के लाल बत्ती में घूमेगा, वो भी तय होना है। बड़ा एजेंडा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान हैं। मेरे साथ है मुकेश दादी साहब, प्रदेश मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ गिरिराज गर्ग साहब हैं, प्रदेश महासचिव पीसीसी गिरिराज गर्ग साहब। मेरे साथ है एसपी मित्तल, वरिष्ठ पत्रकार। इन तीनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा के पहले ये पैकेज देख लेते हैं कि आखिरकार क्या एजेंडा है बीजेपी का। बेंगलुरु में पार्टी के झंडे हवाओं से ताल मिलाते हुए लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन पार्टी और मोदी की लहर बढ़ाने की कवायद में पार्टी जुट गई है। कार्यकारिणी की बैठक में नए एजेंडों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। वैसे इस समय भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार की फंसी साख, बिहार बंगाल में विधानसभा चुनाव और कर्नाटक में कोई सियासी जमीन को जुटाने के जुगाड़ पर मंथन की तैयारी है। जिस प्रकार 10 महीनों की जो सरकार की अचीवमेंट है वो अपने आप में अद्वितीय है। ये अपने आप में दर्शाता है कि जनता के विश्वास को पिरोते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, उसी का आज आगाज होने वाला है। बैठक में मोदी सरकार के 10 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा पेश किया जाएगा। शुक्रवार को सुबह 10 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आगाज हो जाएगा। 11 बजे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। रविशंकर प्रसाद विदेश नीति पर प्रस्ताव पेश करेंगे और सुषमा स्वराज इस पर अंतिम टिप्पणी करेंगी। अभी इस कार्यकारिणी के एक महत्व ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें मिला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में हम एक के बाद एक लगातार राज्य जीतते गए हैं। प्रधानमंत्री शनिवार को दोपहर को 1:30 बजे बैठक को संबोधित करेंगे। शनिवार को वेंकैया नायडू राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश करेंगे और अरुण जेटली इस पर अंतिम टिप्पणी करेंगे। ये रिपोर्ट सी मीडिया। तो इस चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा भाजपा के नेता मुकेश दादी साहब से। मुकेश जी, एजेंडा जो हमें दिख रहा है वो तो यह है कि आने वाले चुनाव, लेकिन एक सवाल यह भी है कि जो मोदी का रथ चला था, दिल्ली आते आते रुक गया, पार्टी सत्ता की सोच रही थी, 3 पे सिमट गई, उस पर भी चर्चा होने वाली है। 1 साल आपकी सरकार को हो गया, क्या वो वादे पूरे कर पाए, उन पे भी शायद चर्चा होगी। क्या एजेंडा है पार्टी का? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कर रहे हैं, चिंतन मनन होना है। पुरुषोत्तम जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय पार्टी की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो मोटे तौर पे पूरी पार्टी की दिशा और नीति और रीति दोनों तय होती है। साथ ही साथ आगामी बैठक तक हमारे क्या एजेंडे हैं, किस किस मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, जो भी उसका एक आंकलन पूरा साल भर में हमने जो कुछ किया उसका एक आंकलन उस बैठक में होता है। मैं मानता हूं इस बैठक का जो सबसे बड़ा मायना है वो मायना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया था और मोटे मोटे उस लक्ष्य के लगभग नजदीक हम हिंदुस्तान की पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का अवसर हमको मिला है, जनता ने हमको दिया है। हमारे 9 करोड़ से ऊपर मेंबर बन चुके हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी होने के लिए आपको बधाई। नया तरीका ढूंढा आपने मिस कॉल के जरिए सदस्य बनाने का। सब मिस कॉल के जरिए सदस्य बनाने का नया तरीका था। ठीक है, मैं इस डिबेट को थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ भी लेके जाऊंगा। गिरिराज जी हैं, गिरिराज गर्ग साहब, पार्टी अब लगभग 1 साल सत्ता में पूरे कर रही है। जो वादे किए थे क्या उन पे भी चिंतन मनन को करना चाहिए ना साहब? अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठने वाली है, पार्टी पूछे अपने प्रधानमंत्री से, अपनी सरकार से कि भैया क्या कह के आए थे और क्या किया।
निश्चित रूप से पुरुषोत्तम जी, देश की जनता सवाल पूछ रही है और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी पे देश की जनता ने विश्वास किया और केंद्र में सरकार बनाई, उसके बाद में पिछले 11 महीने में देश की जनता को क्या मिला। जितने इन्होंने मोदी जी ने रैलियों में जो भाषण दिए थे, जितने जनता के सामने अपना जो एक आवरण दिखाया था, क्या आज देश की जनता उसके ऊपर पार्टी खरी उतरी है? भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार इनकी खरी उतरी है? क्या उस गरीब के खाते में 15 लाख रुपए पहुंच पाए जो इन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे कि यदि विदेशों में रखा हुआ काला धन हमारी सरकार बनी 100 दिन में काला धन वापस आएगा, इस देश के हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आज वो किसान गांव में बैठा हुआ गरीब टकटकी लगाए बैठा हुआ है। क्या करें गिरिराज साहब, देश की जनता को आगत है, आप लोग भी 100 दिन में महंगाई खत्म करने के वादे के साथ आए थे, 10 साल जमे रहे, कुछ नहीं हुआ। ठीक है गिरिराज जी, मित्तल साहब आपके पास देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने वाली नहीं। गिरिराज जी आता हूँ, गिरिराज जी आता हूँ। ठीक है दादी साहब सुनिए तो सही। अरे सुनिए दादी साहब सुनिए। मित्तल साहब आप मुझे बताइए, क्या पार्टी में किसी की हिम्मत भी है? मूल सवाल ये है, किसी की हिम्मत भी है कि मोदी साहब से पूछे कि आपकी सरकार ने क्या किया? किसी में हिम्मत है? निश्चित रूप से परसोत्तम जी, मैं आपको ये परसोत्तम जी बिल्कुल, परसोत्तम जी आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। मैं आपको बताना इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बयान दिलवाया जिससे जनता का और सरकार का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। सुनिए गिरिराज जी, मित्तल साहब को थोड़ा बोलने दें। कहते हैं कि जो लव जिहाद है वो जायज है। अरे गिरिराज जी, आपके कार्यकारिणी में आपसे सवाल पूछेंगे। अभी एक बार मित्तल साहब को बोलने बता रहा आपने जो, हाँ परसोत्तम जी आपने जो सवाल उठाया है वाकई बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक होगी उसमें किसी की हिम्मत है कि वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के सामने कुछ बोल सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक की जो मेरे को जानकारी वहां से मिली है और जो प्रोग्राम रिलीज हुआ है उसमें सिर्फ एकमात्र व्यक्ति हो सकते थे जो कुछ अपनी तरफ से कह सकते थे नरेंद्र मोदी के सामने थे, वो थे लालकृष्ण आडवाणी। लेकिन अभी तक का जो प्रोग्राम जारी हुआ है उसमें लालकृष्ण आडवाणी को बोलने की उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यकारिणी में वही होगा, वही दिशा तय होगी जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जो अमित शाह चाहते हैं, वही इसमें दिशा निर्धारित होगी। अब रहा सवाल ये कि क्या दिशा होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल वही जो राम रुचि राखा मुकेश दादी साहब दिए थे, मुकेश दादी साहब, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बड़ा गंभीर है, विभिन्न प्रकार की बैठकों में रहने का मुझे अवसर मिला है। हो रही है मुकेश जी, बहुत ही प्रासंगिक समय पे हो रही है, क्योंकि साल आपका इधर पूरा हो रहा है, दिल्ली आप हार के आए हो और सामने चुनाव की चुनौतियां हैं। अभी ये आखिरी मौका होने वाला आपके लिए समझने का। गंभीरता से क्या मुद्दों पे चर्चा होने वाली है? पुरुषोत्तम जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोलेंगे खुद, तो उन्होंने क्या किया वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खुद बताएंगे, और फिर जब औपचारिक अनौपचारिक चर्चा इन सारी बैठकों में होती है तो वो सारे मुद्दे निकल के आते हैं जिसके आधार पर पार्टी चलती है। एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उस चिंतन मनन के आधार पर बीजेपी के डीएनए में है। 370 राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, इन पर बात होगी क्या? मैं राहुल जी मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हर मुद्दे पे बात होती है, हर घटना। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी अगर किसी पार्टी में हो तो भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब सा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 24 साल से संघ के विचार और कट्टरवादी हिंदू विचार और जो एजेंडा मोदी जी का विकास का एजेंडा, उसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कभी लव जिहाद आ जाता है, कभी जो साध्वी आ जाती है, उनके बयान आ जाते हैं, अचानक से लगता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पे चल पड़े, फिर वो लगाम खींचते हैं, फिर विकास की बात होती है। क्या इन सब चीजों से उबर करके इस कार्यकारिणी में बाहर आ पाएंगे क्या? पुरुषोत्तम जी, अलग अलग समय में अभी गिरिराज जी भाई साहब कह रहे थे, अलग अलग समय में अलग अलग इश्यूज जब कभी कोई नेता किसी जनता के बीच में जाकर के बात कहेगा तो उस समय वहां वो किस मिजाज में कह रहा है, उस मिजाज को देखना चाहिए। मैं कई बार इनके एक पूरे नेता हैं जिनको पूरा भार दे रखा है कि अल्पसंख्यकों को संभालने का काम इन्हीं का है। दिग्विजय सिंह जी ने कितने अनाप शनाप बयान दिए वो इनको याद नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई साक्षी जी कोई लव जिहाद की बात कह देते हैं तो पूरी कांग्रेस उगल जाती है। अरे मुकेश जी, आप कहाँ इनकी चिंता कर रहे हैं? इनके तो युवराज ही अभी तक नहीं मिल रहे। 2 महीने होने को आ गए, आत्मचिंतन छुट्टी पे है, पार्टी वैसे ही संकट में है, उन पे तो आपको चर्चा करनी नहीं चाहिए, अपनी सोचिए आप तो। मैं एक बार मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मैं मित्तल साहब को जोड़ूंगा वापस, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। मित्तल साहब,
ये जो समय चुना है पार्टी ने, अभी आत्मनिर्भर दक्षिण का चुनाव है, कुछ चिंतन मनन और मंथन से कुछ अमृत निकलेगा क्या? नहीं परशुराम जी, मेरा यह मानना है कोई भी नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री इस बात के संकेत दे चुके हैं कि उन्होंने ये कहा है कि 10 माह के अंदर इस सरकार के ऊपर कोई दाग नहीं लगाए, कोई दाग नहीं लगाया। कुल मिलाकर रणनीति वही रहेगी जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। और खासतौर से मेरा ऐसा मानना है कि जो कश्मीर का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के गले में फंस गया है, उस पर भी जरूर थोड़ा बहुत मंथन होना चाहिए। बिल्कुल, कश्मीर इनके लिए एक तरीके से गले की फांस बन गया, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। लेकिन फिर भी इस कार्यकारिणी के माध्यम से मंथन ये निकले कि जिस विकास के एजेंडे को लेकर के नरेंद्र मोदी सत्ता में आए वो बना रहे और उसको गिरिराज सिंह जैसे लोगों का दंश नहीं झेलना पड़े। अगली न्यूज यही है, इस पर चर्चा करेंगे। उस चर्चा पे आए उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। न्यूज एंड व्यूज में आगे है गिरिराज के ओछे बोल, सांसद में बीजेपी, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। लोक संगीत जो समा बांधे, लोक नृत्य जो मन मोह ले, थिरकते सुरताल, सुरीली धुनें और मुस्कुराते लोग, जैसे खुशबू अनमोल विरासत की। कुछ तो बात है राजस्थान में दिलों को जोड़ती परंपरा। देखिए सुरीलो राजस्थान, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी राजस्थान न्यूज पर। Industry has made good cars, but amongst good cars, what sells is a great car or a great bike. Hyundai has been another fairy tale story in the Indian automotive industry. And the next award for the evening is the luxury hatchback of the year. एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 3, गिरिराज के ओछे बोल, सांसद में बीजेपी, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। और ब्रेक के बाद में पूरे देश में बवाल खड़ा करने वाली न्यूज, उस पर लेने व्यूज। और ये बात जुड़ी है मर्यादा से। मर्यादा यूं तो खुद की सोच से जुड़ी होती है, पर यह सामाजिक दायरे को भी छूती है। और सियासत में तो ये शीर्ष पर होती है, कुछ हो ना हो मर्यादा पर बात जरूर हो। यही वजह है कि जैसे ही कोई नेता इसे उतार कर ताक पर रखता है तो सुर्खियों में आ जाता है। कबीर का दोहा भुलाकर हो ये रहा है, ऐसी बानी बोलिए कि ऐसा स्यापा होए, पार्टी को इज्जत घटे, आपहू इज्जत खोए। ये देखिए अभी क्या है कि चुनाव के पहले तक तो लगता था कि गिरिराज सिंह जो है वो मोदी के अनुमान है, मोदी को एजेंडे में रखने के लिए वो बयान देते हैं। अब सरकार बन गए, उनके लिए मुसीबत बन गए, 2 बार ऐसे बयान दे दिए हैं। हालांकि बयानों की लंबी फेहरिस्त है। बात उस समय से की जाएगी जब सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदा कर कहा था। हाँ। चर्चा वहां से शुरू होगी। लेकिन ये हो क्या रहा राजनीति में, आइए पहले एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। जुबान जहर उगले फिर भी जलवा कायम रहे, ये केवल सियासत में मुमकिन है। बदजुबानी की बुलंदियों पर बीजेपी की बोलियां इन दिनों सबसे ऊंची हैं। जिक्र करते करते फिक्र खत्म हो जाती है। नेता मर्यादा के खोल से बाहर और फिर फूट पड़ता है गुबार, जिसकी दरकार नहीं होती। बिगड़े बोल के पहले पायदान पर बुधवार को पहुंचने वाले गिरिराज पुराने खिलाड़ी हैं। नया ये है कि सोनिया के रंग पर गिरिराज ने तंज कर
पहले से काबिज साध्वी प्राची को धक्का दे दिया है। गिरिराज की इस गुस्ताखी पर कांग्रेस लाल हो गई तो बवाल काट दिया। हालांकि गिरिराज ने विवाद खत्म करने की गरज से खेद प्रकट कर दिया। राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? आका पर हमले के विरोध का हर खाका कांग्रेस ने खींच लिया। प्रदर्शन, मंथन और पलटवार की वही धार, जिसमें गिरिराज को पागल तक करार दिया जा रहा है। इलाज का वादा राज बब्बर ने किया है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की टिप्पणी कोई माने नहीं रखती, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि सूरज की तरफ देख के कोई थूकने का काम करे। तो ऐसे लोग जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत अब सोचना पड़ेगा कि उनको क्या इस तरह के लोग जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं उनको जो है अभी भी अपनी कैबिनेट में रखना चाहते हैं। वैसे तो उनकी कारगुजारियां पूरी सरकार के सामने जाहिर हैं इस सरकार की, लेकिन इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता के लोग अगर रहेंगे तो आने वाले कल में 5 साल के अंदर देश को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। अरे देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब है। वैसे बदजुबानियों के इतिहास की ठीक ठाक जानकारी पाना नामुमकिन है, पर इसके प्रकारों में सबसे पॉपुलर पॉलिटिक्स ही है। अब इस कैटेगरी के नॉमिनेशन भी जान लीजिए। संजय निरुपम डिबेट शो में स्मृति ईरानी को ठुमके वाली बताया। शरद यादव राज्यसभा में साउथ की महिलाओं के रंग रूप पर टिप्पणी की। साध्वी प्राची खान अभिनेताओं पर लव जिहाद का आरोप लगाया। साक्षी महाराज हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। साध्वी निरंजन ज्योति चुनावी भाषण के दौरान आपको गालियां दी। दिग्विजय सिंह मीनाक्षी नटराजन को 100% टंच माल कहा। ये फहरिस्त बड़ी लंबी है, कभी उकसाने तो कभी तराने छेड़कर फिक्रे कसने में कसर नहीं छोड़ी है। मर्यादा का बोझ उठाते उठाते जब सांस फूल जाती है तो मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो हिंदुस्तान को छोड़कर नाइजीरिया चली जाती है। अरविंद पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो गिरिराज, ये जो मंत्री जी हैं, इनके बयान पे 2 ऑब्जेक्शन है। सबसे पहले, महिला और महिला की इज्जत अगर आप नहीं कर सकते तो खामोश रहिए। फिर रूप रंग की बात, जिस तरीके से आप नस्लवादी टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक देश का भी अपमान कर रहे हैं जो कि इस राष्ट्र का मित्र राष्ट्र है। कहां सोच चली गई आपकी? आप तो बड़े संस्कार वाली पार्टी से आते हैं। आज अभी इसी पे चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए वही मेरे साथ 3 मेहमान हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी एसपी मित्तल साहब। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, मुकेश दादी साहब से पूछूंगा। आप तो बड़े संस्कार वाली पार्टी से आते हैं। आज अभी इसी पे चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए वही मेरे साथ 3 मेहमान हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी एसपी मित्तल साहब। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी से पूछूंगा, मुकेश दादी साहब से पूछूंगा। दादी साहब, आप तो बड़े संस्कारों वाली पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार की नई फौज इकट्ठी कर ली? लगभग आज 3 साल होने को आए, इनकी जो बदजुबानी है उसके कारण से पार्टी का हाजमा खराब हुए जा रहा है और आप इन्हें ढोए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, ये बिल्कुल सत्य है कि एक मर्यादा के रूप में बात होनी चाहिए और उसी हिसाब से कहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ शायद उसके बाद गिरिराज जी को ध्यान में आया कि मैंने कुछ गलत कहा, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। तो मैं इस बात को पार्टी के स्तर पर माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी, तो लोग कहते हैं आप पार्टी की बात पीछे छोड़ दें, महिला के नाते ही उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए ये कहा कि मैंने ये ऑफ द रिकॉर्ड कहा था। मतलब ऑफ द रिकॉर्ड आप गाली बक सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ऑफ द रिकॉर्ड आप महिला की बेइज्जती कर सकते हो, या फिर ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बातें करते हो आप लोग। मैं बिल्कुल रूप से, मैं राहुल जी, मैंने कहा ना कि निश्चित रूप से एक जननेता को, एक जनप्रतिनिधि को इन सब विषयों पर बहुत सावधानी पूर्वक बात रखनी चाहिए और सावधानी पूर्वक अपने बयान देने चाहिए। अब किस रेफरेंस में, कहां, कैसे ऑफ द रिकॉर्ड वो हुआ है और क्या उनकी बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया इस विषय को लेकर के और पार्टी भी इन सब विषयों को बहुत गंभीरता से लिए। राजस्थान में तो आप सबको ध्यान में गंभीरता से लिया, जब ऐसा विषय आया तो प्रहलाद गुंजल जी को पार्टी ने निलंबित भी किया। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक मर्यादा, वो इतने बड़े नेता नहीं थे ना, होनी चाहिए। वो मोदी का जपते हैं बार बार। मैं गिरिराज गर्ग साहब को जोड़ना चाहूंगा।
गिरिराज गर्ग साहब, ये जो नेताजी हैं तो आपके नाम राशि, लेकिन लगता है कि भाषा संबंधी इनकी जो जानकारी है वो थोड़ी सी निकृष्ट किस्म की है। नहीं, निश्चित रूप से पुरुषोत्तम जी, सार्वजनिक जीवन में आदमी को शब्दों का चयन, मर्यादापूर्ण भाषा का उपयोग करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो पार्टी अपने आप को संस्कारों वाली पार्टी कहती है, उनके संस्कार इस तरह के होंगे ये कभी देश की जनता ने सोचा भी नहीं होगा। ये पहला बयान नहीं है इनका, गिरिराज सिंह जी का लगातार बयान बार बार अनेकों बार इस तरह का आया है, जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर एक तरह से इनकी आलोचना हुई है। आज जो बयान उन्होंने दिलाया, एक महिला के प्रति बयान नहीं है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, और साथ ही साथ जो हमारा मित्र राष्ट्र है, उस राष्ट्र को भी इसके ऊपर ऐतराज हुआ, उन्होंने सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात करे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी कोई एक्शन नहीं ले। वो ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड क्या ऑफ द रिकॉर्ड आपको इस बात की छूट मिली हुई है कि आप किसी महिला का करने की जरूरत थी? गिरिराज जी, ठीक है, अपमान किया, गलत किया। गिरिराज जी, जब संजय निरुपम ने बोला कि डिबेट शो में स्मृति ईरानी ठुमके वाली है, उन्होंने ठुमके वाली बताया, तब आप लोगों की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दिग्विजय सिंह जी के टिप्पणियों तो उन्होंने स्मृति ईरानी का इतिहास उठा के देख लीजिए। उन्होंने उनका जो पहले का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया, संजय निरुपम जी ने वही बात कही थी। राजनीति में वो बाद में आई है, पहले वो टीवी। अच्छा, आप वकालत कर रहे हैं उनकी? वकालत कर रहे हैं। स्मृति ईरानी सही कहा था, संजय निरुपम ने सही कहा था, और उसका अपमान किया। राहुल जी यही तो कहा, क्या गिरिराज गर्ग साहब के नाम कोई वरदान है क्या? गलत कह दिया उन्होंने। हमाम में सब राहुल जी, अगर संजय आप मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपकी मानसिकता पे भी थोड़ी सी दया आ रही है। चलिए, मित्तल साहब को जोड़ते इससे ज्यादा आशा भी नहीं की जा सकती। लगता है कि गिरिराज जो नाम है यही थोड़ा सा गड़बड़ है। मित्तल साहब, अब तो हमारे साथ बैठे हुए हमारे मित्र कह रहे हैं कि साहब स्मृति ईरानी के लिए जो कहा वो तो ठीक था। ये हो क्या रहा है? कहीं मीडिया में बने रहने की कोशिश तो नहीं है केवल ये? पुरुषोत्तम जी, मैं पहले ये बताना चाहता हूं कि ये गिरिराज किशोर जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सरेआम ये कहा था कि 16 मई के बाद में जिन लोगों ने मोदी का समर्थन नहीं किया है या मोदी को वोट नहीं दिया वो पाकिस्तान चले जाए। तो ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि शुरू से ही वे मोदी के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पक्ष में लगातार वो बयान देते रहे। इस संदर्भ में ये जो बयान उनका सोनिया गांधी के लिए आया है वो बहुत ही शर्मनाक है, और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें नरेंद्र मोदी को चाहिए कि जल्द से जल्द गिरिराज जी को मंत्रिमंडल से वो बर्खास्त करे या मंत्रिमंडल से उनको सस्पेंड करे। अब रहा सवाल यह है कि गिरिराज जी का जो बयान आया है, इसकी धार को खुद कांग्रेस कम कर रही है। जिस तरीके से संजय निरुपम ने आज जो केंद्रीय मंत्रियों के लिए जो बयान दिया है वो भी एक अपने आप में शर्मनाक है। ऐसे बयान पहले आजम खान भी दे चुके हैं, दिग्विजय सिंह भी दे चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि गिरिराज जी को बचाने के लिए अब ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है और उसकी धार को कम किया जा रहा है। अच्छा हो कि जो लोग राजनीति में है वो सोच समझ के बोले, और खासतौर से महिलाओं के बारे में सोच समझ के बोले। और इस पूरे घटनाक्रम में एक जो शर्मनाक बात है देश के लिए वो ये भी है जो नाइजीरिया के बड़ी मुश्किल से राजनीति में आती है, वो जबरदस्त सफलता की सीढ़ी चढ़ती है, और उसके ऊपर इस प्रकार की अगर पुरुषवादी सोच अगर हावी होने लगे तो महिलाओं का भविष्य राजनीति में वैसे भी मुझे कोई बहुत ज्यादा उज्जवल नजर नहीं आता। मेरी सलाह गिरिराज गर्ग साहब को भी है कि स्मृति ईरानी इस देश की जानी मानी आर्टिस्ट है, और जानी मानी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, ठुमके लगाने वाली नहीं है। आप इस शब्द को थोड़ा आप सुधारें, कला का आप यहाँ अगर माफी मांगे आपका सम्मान बढ़ेगा। आपसे ये आशा नहीं की जाती कि आप एक बड़े चैनल के ऊपर इस प्रकार की बात कहें। ठुमके लगाने वाली और एक आर्टिस्ट, एक अभिनेत्री में बहुत बड़ा अंतर है, आप इतना समझते होंगे। गिरिराज गर्ग साहब, अरे गिरिराज जी खुद नहीं करे रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता देख रही है। गिरिराज जी तो कांग्रेस का चरित्र बता रहे हैं कि हमारा चरित्र कैसा है। ये किस महिला की बात करेंगे? इन्होंने इनके पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सरेआम कहा कि 15 कैसे। गिरिराज गर्ग साहब, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपनी गलती मानते हैं या आप अपने बयान में कायम हैं? आप माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। गिरिराज जी, गिरिराज गर्ग साहब, आप अपने बयान में कायम है क्या? आपको लगता है कि एक अभिनेत्री ठुमके लगाने वाली है तो फिर मैं फेरिस्त दूं कि आपकी पार्टी में
आपको मैं फहरिस्त दूं कि आपके पार्टी में कितनी अभिनेत्री हैं? मैं आपको लिस्ट दूं? नहीं, निश्चित आप उन सबका अपमान कर रहे हैं। संजय आप उस हर माँ बेटी का अपमान कर रहे हैं जो घर के अंदर ब्याह शादी के अंदर खुशी में नाचती है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप कांग्रेस का हर माँ बेटी का अपमान कर रहे हैं अभी खुद अपने बयान से बदल रहे हैं। अभी आप उस कलाकार का अपमान कर रहे हैं जो बहुत छोटे से स्तर से उठ करके बड़े स्तर पे पहुंची है। आप अपने बयान पे माफी मांगते हैं, कायम है। संजय निरुपम से तो कोर्ट निपटेगा। मेरा बयान नहीं है, ये बयान संजय निरुपम जी का आपने दिखाया है। ये बयान मेरा नहीं था, ये बयान है संजय निरुपम जी का जो आपने अपने चैनल पे दिखाया और मेरे से आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा। निरुपम जी ने ये बात कही है, क्या ये जायज है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने सही कहा, वो टुक्के लगाने वाली है। मैंने किया है पुरुषोत्तम जी। गिरिराज गर्ग साहब, आपकी उम्र और आपकी वरिष्ठता को देखते हुए आपको खुद को सोचना होगा कि आप क्या कह रहे हैं। आपके हर नेता के समर्थन में खड़ा होना अच्छा नेता नहीं कहलाता। आपका यह कहना नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैंने उनका इतिहास क्या इतिहास जानते हैं आप संजय निरुपम जी ने जो कहा, आपने कहा कि उनका इतिहास रहा है, ये कहा है आपने। क्या इतिहास जानते हैं आप? आप क्या इतिहास जानते हैं स्मृति ईरानी का? किस गरीब परिवार से आई है, कितनी मेहनत करी और कहां पहुंची है? पुरुषोत्तम जी, इनका कोई दोष नहीं है। पार्टी के साथ ये समस्या है। मैंने बड़े सहृदय से राहुल जी ये स्वीकार किया गिरिराज गर्ग जी को, गिरिराज सिंह जी को, बाकी भी जो भी एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले नेता को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये सोच है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का आदर सम्मान करती है और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के जब भी घटनाक्रम होते हैं तो पार्टी बहुत गंभीरता से इन सब विषयों पर कार्रवाई करती है। कांग्रेस का एक इतिहास बता दे, बीजेपी कांग्रेस नहीं होती, निकाला हो किसी को। राजनीति का चश्मा उतारिए गिरिराज गर्ग साहब। हर पार्टी में गिरिराज है और यही त्रासदी है। चलिए, हम माफी मांगते हैं कि हमारे चैनल पे ऐसे हमारे यहाँ मेहमान थे जिन्होंने की महिला और एक ऐसी महिला जो कि मेहनत करके अपने बूते एक बड़े मुकाम पे पहुंचे, उसके बारे में वापस इसी प्रकार के शब्द कहे गए। मैं उसके लिए खुद माफी मांगता हूं। अब आगे बढ़ेंगे। अगली खबर खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है कि किस तरीके से खिलाड़ी इस देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन हमारी सरकार उसके साथ खड़ी नहीं दिखती। अभी एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। न्यूज एंड व्यूज में आगे है खिलाड़ियों के भविष्य से कौन कर रहा खिलवाड़, सरकार क्यों कर रही है अनदेखी। कैसा रहेगा आपका दिन, ग्रहों की क्या है दशाएं, आपकी हर शंका का निदान ज्योतिषाचार्य आशुतोष जी बताएंगे समाधान। किस्मत की लकीर। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। विकास की ओर अग्रसर नगर विकास न्यास कोटा लेकर आए हैं 3 आवासीय योजनाएं। गोविंद नगर विस्तार आवासीय योजना, कैलाशपुरी विस्तार आवासीय योजना एवं शहीद भगत सिंह आवासीय योजना धदाना। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नगर विकास न्यास कोटा। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। माय नेम केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी, ओनली बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉलकेयर पुट्टी। Industry has made good cars, but amongst good cars, what sells is a great car or a great bike. Hyundai has been another fairy tale story in the Indian automotive industry. And the next award for the evening is the Luxury Hatchback of the Year. इतने से पर
है और तू मुझे कितना उड़ा रहा है? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा, बाहर आ जा और इनको उड़ा। चल अब मैं भी शौचालय का उपयोग कर रहा हूँ। अब रात बिरात बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप शौचालय का उपयोग कब शुरू कर रहे हैं? अपने घर में शौचालय बनवाए एवं उपयोग में लें। सरकार पात्र परिवारों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग करने पर 12,000 रूपए प्रोत्साहन राशि देती है। एक कदम स्वच्छता की ओर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। अमूल इनरवे जियो दिनक दिन दा। न्यूज एंड व्यूज में डिबेट नंबर 4, खिलाड़ियों के भविष्य से कौन कर रहा खिलवाड़, सरकार क्यों कर रही है अनदेखी। और ब्रेक के बाद में हमेशा की तरह एक ऐसा विषय जिस पर बहुत ज्यादा बात होती दिखाई नहीं देती, लेकिन जी मीडिया, जी राजस्थान न्यूज की कोशिश है कि हर उस विषय को उठाया जाए जो प्रदेश के लिए जरूरी है और उस पर व्यूज लेना जरूरी है। बात खिलाड़ियों की हो रही है, वो खिलाड़ी जिन्होंने अपने जुनून, मेहनत और हौसले के दम पर सुर्खियां संसार भर में, दुनिया भर में बटोरी, लेकिन जब प्रदेश में आए तो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते पाते हैं। जो इनके लिए अब तक कुछ करने को तैयार सियासत खड़ी दिखाई नहीं देती, सरकारें खड़ी दिखाई नहीं देती, जब तक कोई दखल या पहल इनके लिए होती। एक सबसे बड़ी त्रासदी देखिए, हम हर ओलंपिक, हर एशियाड, कॉमनवेल्थ के बाद में कहते हैं कि 125 करोड़ का देश है और मेडल आते हैं, 10 भी नहीं आ पाते। आएंगे कैसे भाई? आपने खेल को तो अपराध बना दिया। इसीलिए माँ बाप कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, क्योंकि भविष्य नहीं दिख रहा ना। सरकार साथ खड़ी नहीं है, सरकार सम्मान नहीं करती। खिलाड़ी बने तो आप वहां पे मजदूरी करते दिख रहे हो। जैसे यहाँ पे अगला पैकेज है, आइए पैकेज देखते हैं क्या हो रही है खिलाड़ियों के साथ। बेहद मामूली दिख रहे ये दोनों शख्स कमाल के हैं। अपने जुनून से अर्श पर ये दोनों पहुंच तो गए, मगर इनकी जिंदगी फर्श पर ही पड़ी रही। पाली की गलियों में ये आज भी खाक छान रहे हैं। बीछाराम के नाम वेटलिफ्टिंग में 52 किलोग्राम के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, तो वहीं घीसूलाल के नाम खो-खो में 7 बार नेशनल खेलने और 5 बार राजस्थान की अगुवाई करने का मौका दर्ज है। इनके इस प्रदर्शन पर प्रदेश और देश कई बार अपनी छाती चौड़ी कर चुका है, पर सरकार का दिल सिकुड़ा रहा। नतीजा, बीछाराम जलदाय विभाग में फिटर और घीसूलाल एक फैक्ट्री में काम कर परिवार का गुजारा चला रहे हैं। उपेक्षा और उदासीनता ने दोनों को तोड़ दिया है। सरकार 200 रुपया स्कॉलरशिप मिनर दिया करेगा, 12 मिनर मैंने स्कॉलरशिप दी थी राजस्थान सरकार। उन बाद में सरकार कोई मदद नहीं करे, नहीं तो सा मैंने कोई परमिशन दियो, नहीं मैंने कोई बात दियो। ये हमारा वाटर वर्क्स वाला अफसर सब मेहरबान था सर। जुबान से छलक रहा दर्द मामूली नहीं है, क्योंकि इस देश में खिलाड़ियों की उम्र मर्जी और मौके पर टिकी होती है। मेहनत का मोल मोहताज होता है उन सरकारी मेहरबानियों पर जिनकी नीयत के खजाने खाली हैं। अगर ऐसा न होता तो फिर तस्वीर दूसरी होती। खिलाड़ियों की दुर्गति का ये तमाशा बेतहाशा चलता है तब जब खेलों के बोर्डों, अकादमियों और संघों पर सियासी शख्सियत नमूदार है, कोई खिलाड़ी नहीं। पाली से सुभाष रोहिशवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सी मीडिया। देखिए त्रासदी, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कोई फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है और कोई एक जलदाय विभाग में एक सामान्य सा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इन लोगों ने देश का नाम ऊंचा किया। जब इन्हें मेडल मिला होगा तो तिरंगा लहराया होगा, और आज क्या जीवन जी रहे हैं। वो आज तिरंगा भी शर्मिंदा है और ये देश भी शर्मिंदा है, लेकिन क्या सरकार शर्मिंदा होगी क्या?
चर्चा की शुरुआत इस पर मैं रजत चौहान से करना चाहूंगा। इनकी पीड़ा में उनके साथ रहे हैं, अभी मेडल जीत करके आए, सरकार को फुर्सत नहीं थी मिलने की, न सरकार ने कोई घोषणा करी। उल्टा तो छोड़िएगा, जब स्टेडियम में जाने लगे तो गार्ड ने धक्के देने लगे, जबकि देश के उभरते हुए सितारे हैं, अभी और पुरुषोत्तम जी देश को इनसे आशाएं हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। यहीं पर रोए थे रजत, यहीं पे रजत आपके साथ आपकी लड़ाई में लंबे समय से हम रहे हैं, अभी आपने पीड़ा देखी, इसको देख के डर लग रहा है कि कहीं आपका भविष्य भी तो ऐसा ही नहीं होने वाला है? डर तो नहीं, मेरे को तो निश्चित लग रहा है कुछ न कुछ ऐसा ही होगा मेरे साथ भी, क्योंकि जिस तरीके से अनदेखी की गई मेरे साथ, और जो आप बता रहे कि स्टेडियम के अंदर भी नहीं घुसने दिया था, उसके बाद भी मैं नेशनल गेम्स चैंपियन बन के आया, जो मेरा एक ड्रीम था कि नेशनल गेम्स में मेरा कोई मेडल नहीं था, उसके बाद भी जिस तरीके की मेरे साथ हरकत की गई उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, मेरे पास कोई लेटर नहीं पहुंचा, कोई माफीनामा नहीं पहुंचा, और कुछ पता नहीं उस बात का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस बात को साइड में हटाते हुए मैं मेरे गेम भविष्य को देख के डर लगता है क्या रजत? प्रैक्टिस करना कि भैया आज तो हाथ पैर काम कर रहे हैं, आज तो शरीर चल रहा है, 2, 4, 5 साल बाद में जब खिलाड़ी नहीं रहोगे तो ये जो खेल खेला इस अपराध की सजा भुगतोगे और ऐसा भविष्य होगा, डर लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारी अनदेखी की, 8 महीने हो चुके हैं और हमें कोई किसी तरीके की प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी गई। और 8 महीने पहले मैंने एशियन गेम्स का मेडल जीता, उसके 1 महीने बाद मैंने सीनियर नेशनल में फिर से मेडल जीता, हमारी मिक्स टीम चैंपियन हुई, उसके 1 महीने बाद नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट में मैं चैंपियन बना दूसरी बार कंटिन्यू, और उसके 2 महीने बाद केरल के अंदर नेशनल गेम्स में मैं चैंपियन बना। तो चलो ठीक है, आपने एशियन गेम्स को साइड में कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, पर उसके बाद भी तो कंटिन्यू मैंने इतने मेडल दिए राजस्थान को, तब भी हमारी अनदेखी की जा रही है। तो लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा ही होगा जैसे अभी आपने जो क्लिप में दिखाया, और जो बड़ी त्रासदी है साहब, बड़ी पीड़ा। मुकेश दादी साहब, मुझे याद है जब ये मेडल जीत के आए थे और सरकार टाइम नहीं दे रही थी, तब आप मेरे साथ प्रोग्राम में थे और आपको मैंने कहा था कि मुकेश जी जागिए। कोशिश हुई, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री जी के दर्शन हो पाए थे। अब जो हालात हैं और जो पाली की कहानी देखी, क्या यही भविष्य है खिलाड़ियों का? पुरुषोत्तम जी, मैं खुद खिलाड़ी रहा, मेरे परिवार में भी खिलाड़ी रहे, मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूं कि खिलाड़ियों के विषय पे जितना काम होना चाहिए उतना हो नहीं पाया। लेकिन मैं आपको वही बात, मुझे भी स्मरण में आया जब रजत सामने दिखा कि आपके इसी चैनल पे अपन सब बैठे थे, रजत जी थे और सुमित्रा जी वगैरह सब थे, और दूसरे दिन मैंने इसी समय बाहर आके माननीय सीएम साहब के यहाँ बात की, और ये शायद दूसरे या तीसरे दिन ये सब लोग मिले थे, और उसके बाद दोबारा मैं भी मिला और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि भी हमको खिलाड़ियों के लिए कोई न कोई पैकेज बना करके रखना चाहिए ताकि उनको लॉन्ग लाइफ चीजें काम आए। साहब, इतनी कोशिश के बावजूद भी रिजल्ट आपके 3 बात हैं, आज तक ये प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे हैं। मैं पुरुषोत्तम जी को कह रहा हूं कि बजट में अब स्पेसिफाई सब चीजें आइडेंटिफाई कर दी गई है, और अब तक जो कुछ हुआ उसके लिए निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होने चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब एक परमानेंट व्यवस्था ऐसी की जा रही है। चलिए, प्रोग्राम मुझे खत्म करना जाते जाते एक बार ऐसी मित्तल साहब को जोड़ना चाहूंगा। मित्तल साहब, बार बार कहते हैं 125 करोड़ का देश और मेडल आते हैं 3, भैया 3 भी आते हैं, एहसान मानिए। पुरुषोत्तम जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया, और खेलों के बारे में मैं सोचता हूं शायद और कोई मीडिया इस तरीके से बात को नहीं रखता। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज चुना है। मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई खेल नीति नहीं है। इन खिलाड़ियों को कैसे सुविधाएं मिले, खिलाड़ी आगे कैसे बढ़े, राजस्थान का कैसे नाम रोशन करें, राजस्थान सरकार की ओर से कोई खेल नीति नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब एक बार जो मांगीलाल गरासिया जो उस वक्त के खेल मंत्री थे, उन्होंने एक खेल नीति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो खेल नीति जब बन के तैयार हुई तो आपको ध्यान हो कि जो मुख्यमंत्री के खासम खास हुआ करते थे और राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष थे शिवचरण जी माली, उन्होंने मंत्री जी द्वारा तैयार की गई खेल नीति को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद आज तक भी खेल नीति राजस्थान में नहीं बन पाई। बात वही है कि हर बार राजनीति का शिकार होते हैं खेल खुद राजनीति के खेल के अंदर हार रहे हैं। कब तक चलेगा ये? बहुत पीड़ा है।
खिलाड़ियों की भी पीड़ा है और देश की भी पीड़ा है, उन लोगों को पीड़ा है जो कि इन खिलाड़ियों को मेडल लेते हुए देख करके अपना सीना चौड़ा करते हैं, घर से ताली बजाते हैं। जागने की जरूरत है उन सरकारों को कि इन्हें संभाले। ये वो हीरे हैं जो कि तराश करके पूरे विश्व के अंदर देश की चमक बिखेरेंगे। आज न्यूज एंड व्यूज में इतना ही। हम वापस माफी मांगते हैं कि हमारे चैनल पर गिरिराज गर्ग साहब ने जिस प्रकार की टिप्पणी करी और जो टिप्पणी का समर्थन किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। न्यूज एंड व्यूज के लिए देखने के लिए गिरिराज जी कुछ कहना चाहते? पुरुषोत्तम जी हाँ, 1 मिनट में लेना चाहूंगा। आपने जो कहा निश्चित रूप से मेरे शब्द नहीं थे, ये संजय निरुपम शब्द थे और मैं इसके मामले में अपने आप को ये मानता हूं कि मैंने जो कहा उनके शब्द थे, मेरे शब्द नहीं थे। यदि किसी को ठेस लगी है मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं। ठीक है, धन्यवाद। आपका भी सम्मान बढ़ेगा और उस नारी का भी सम्मान बढ़ेगा जो कि सम्मान के लायक है। धन्यवाद। न्यूज एंड व्यूज देखने के लिए आप लोग देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। आप सब मेहमानों का भी पुनः धन्यवाद। कहते हैं खबर में ताकत